हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये चैप्टर 11 है, क्लास 11th का। हमने लास्ट वीडियो में इम्बाइबेशन के बारे में पढ़ा। अगर बच्चों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखो। उसके अलावा उससे पहले जितने भी वीडियोस आए हैं वो सारी वीडियोस देखो, क्योंकि बच्चों हमने उन वीडियोस में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में कंप्लीट किया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए, फिर आपको इस वीडियो पे आना चाहिए, क्योंकि अब आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक और डिस्कशन रहेगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो इससे पहले अगर आपने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के वीडियो देखे होंगे तो आपकी इस टॉपिक के साथ में कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी। तो अल्टीमेटली अब हम पढ़ने वाले हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो इसलिए आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बच्चों लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखो, इसमें एनसीईआरटी से ही हम पढ़ते हैं। इसमें समझने का जो होगा, मैंने साथ में डायग्राम बना दी हैं, उससे मैं आपको समझा दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या हमें समझना है। देखो, एट सम अर्लियर स्टेज यू माइट हैव कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट वेयर you had placed a twig bearing white flowers in colored water and had watched it turn color। कह रहा है कि आपने जब पहली क्लासेस में पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया हो सकता है, और वो एक्सपेरिमेंट लैब में करते भी हैं और बच्चे देखते भी हैं कि वहाँ पे एक ट्विग मतलब एक टहनी ली जिसमें वाइट फ्लावर थे। तो मैंने यहाँ एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए मैंने एक ट्विग लिया है बच्चों, और इस ट्विग पे देखो एक वाइट फ्लावर है ऊपर। तो वाइट फ्लावर यहाँ पे है, तो इस ट्विग के टहनी के ऊपर वाइट फ्लावर है। तो वाइट फ्लावर वाली टहनी को अगर हम कलर्ड वाटर में रख देंगे, तो हमने इस ट्विग को, इस टहनी को जिस पे वाइट फ्लावर है, इसको हमने कलर्ड वाटर में रख दिया है। और ये कलर्ड वाटर हमने बीकर में ले सकते हैं, हम ग्लास में ले सकते हैं, हम तो डिपेंड करता है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको जैसे ही रखेंगे हम, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि हम ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे जो वाइट कलर्ड फ्लावर थे टहनी के ऊपर, उनका कलर चेंज हो जाएगा, और उनका कलर वैसा ही हो जाएगा जिस तरह का कलर सॉल्यूशन का होगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो, कुछ टाइम बाद देखने को मिला कि एक्सपेरिमेंट में कि जो वाइट कलर्ड फ्लावर था वो कलर्ड हो गया, और कैसा, मान लो ब्लू कलर अगर वहाँ पे था सॉल्यूशन के अंदर, तो इसलिए जो वाइट कलर्ड फ्लावर थे वो हो गए ब्लू कलर्ड, क्योंकि यहाँ पे अपटेक ऑफ वाटर किया इस टहनी ने। और जब अपटेक ऑफ वाटर होगा तो उसके कारण पानी जब ऊपर जा कर के वहाँ पे अपीयर होगा तो हमें इसके कारण वहाँ पे चेंज ऑफ कलर भी दिखाई देगा। वो चेंज ऑफ कलर क्यों हुआ? क्योंकि हमने कलर्ड वाटर दिया था, तो इसलिए जो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ तो उसमें अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होगा, तो इसलिए ये पता लग गया कि यहाँ पे भाई जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है। और वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है तो उसके लिए एक सिस्टम होता है। तो आपको पता है कि जब आप इस चीज़ को पढ़ते हो, जब आप कट करते हो, तो कट करने पे जब ट्रांसैक्शन स्टडी किया गया तो वहाँ पे मिला कि जो उसकी प्लांट की जो टहनी थी उसके अंदर कोई एक पार्ट था जो कि पर्टिकुलरली वो भी कलर्ड हो गया था। क्यों हो गया? क्योंकि उसके अंदर से बच्चों पानी का ट्रांसपोर्ट हुआ, और पानी अपटेक होने के कारण वो रीजन भी कलर दिखा। तो वो जब हमने ट्रांसैक्शन स्टडी किया तो उस रीजन का हमने नाम बताया कि वो है वेस्कुलर बंडल्स। तो वेस्कुलर बंडल्स के अंदर से ही पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। और अगर स्पेसिफिकली बोलें तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि जो वेस्कुलर बंडल है उसमें भी जो जाइलम होता है वही पानी का ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंट है इससे ये प्रूव हुआ कि जो पानी का ट्रांसपोर्ट है वो वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू होता है। और अगर पानी की ही बात हो तो स्पेसिफिकली हम जाइलम का नाम ले सकते हैं जिससे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों यही प्रूव हुआ कि यहाँ पर साइंटिस्ट ने देखा कि जो है यहाँ पे कलर जो है चेंज हो गया, वाइट फ्लावर का कलर्ड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पानी का अपटेक हुआ और कलर्ड वाटर लेगा तो उसका कलर भी वाइट का हमें उस ऐसे ही सॉल्यूशन के जैसा दिखाई देगा, क्योंकि उसने अपटेक ऑफ वाटर किया था। तो इसलिए यहाँ से ये प्रूव किया कि जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है वो थ्रू वेस्कुलर बंडल्स ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब आगे देखते हैं। ऑन एग्जामिनिंग द कट एंड ऑफ ट्विग आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद में, यू हैड नोटेड द रीजन थ्रू विच द कलर्ड वाटर मूव्ड, कि आपको एक रीज़न मिला होगा जिससे कलर्ड वाटर का मूवमेंट हुआ होगा। तो उसको कट करने पे हमें यह देखने को मिलेगा। दैट एक्सपेरिमेंट वेरी इजीली डेमोन्स्ट्रेट दैट द पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट, डेमोन्स्ट्रेट दैट पाथ ऑफ
वाटर मूवमेंट इज थ्रू द वेस्कुलर बंडल एंड मोर स्पेसिफिकली द जाइलम, और उसका जो पाथ था वो वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू था, और उसमें वेस्कुलर बंडल्स में भी आपको पता कि वहाँ पे स्पेसिफिकली जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं वो जाइलम होता है। तो यहाँ पे जाइलम कलर्ड मिला क्योंकि जाइलम के अंदर से पानी का ट्रांसपोर्ट हुआ, इसलिए यहाँ से ये पता लगा कि जाइलम ही पानी का ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ वी Now we have to go further and try understand the mechanism of movement of water and अदर सब्सटेंसेस अब प्लांट कैसे होते हैं, और यहाँ पे हमें मैकेनिज्म भी स्टडी करना है, और साथ में जो सब्सटेंसेस हैं वाटर के अलावा उनका भी यहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो भी हम यहाँ पे मैकेनिज्म समझने वाले, उनका मूवमेंट का मैकेनिज्म क्या होगा, वो कैसे होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन ए प्लांट कैन नॉट बी बाई डिफ्यूजन एलोन। ठीक है, मतलब डिफ्यूजन के द्वारा जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस का नहीं हो सकता, वो केवल डिफ्यूजन जो है हम शॉर्ट डिस्टेंस तक ही करवा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जो है अकेला डिफ्यूजन के द्वारा नहीं हो सकता। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है बच्चों कि डिफ्यूजन जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस, ये एक स्लो प्रोसेस होती है, कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है, जबकि डिमांड तो उसकी बहुत ज़्यादा है प्लांट में वाटर की और सब्सटेंसेस की, तो इसलिए हम डिफ्यूजन के द्वारा अकेले उसकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकते। इट कैन अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये केवल शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए मूवमेंट को मॉलिक्यूल्स के लिए सही है, वहाँ तक ये सफिशेंट है। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल अक्रॉस ए टिपिकल प्लांट सेल, जिसका साइज दिया है 50 माइक्रोमीटर, टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपको एक, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेकर के बताया आपको कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है टिपिकल सेल के अक्रॉस, जो कि 50 माइक्रोमीटर साइज की डायमीटर है उसका, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे करवाना है तो यहाँ पे 2.5 सेकंड्स लगते हैं। तो हमने पहले उसकी स्पीड निकाल ली, अगर हम इतनी डिस्टेंस लेते बच्चों, उसमें हम डिस्टेंस बाई टाइम कर देंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी, और हमारी स्पीड आ गई 2 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि एट दिस रेट, अगर यही स्पीड हो तो कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स इट वुड टेक फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर विद इन ए प्लांट बाई डिफ्यूजन अलोन। तो यहाँ पे अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पे मूवमेंट करवाना तो कितना टाइम लगेगा। तो फिर मैंने क्या किया, अगर यहाँ पे डिस्टेंस बाई स्पीड कर देंगे तो हमारे पास में टाइम आ जाएगा, तो टाइम निकाल दिया। अब देखो डिस्टेंस 1 मीटर लिया है, स्पीड ये जो आई थी 2 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 5 × 10⁴ सेकेंड्स आ गई हमारे पास में। फिर इसको भी हम 60 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो मिनट्स आ जाएंगी। मिनट्स आने के बाद में बच्चों फिर उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 13.88 आवर्स आ गए। और उसको भी फिर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 24 जो होगा डिवाइड करने पे डेज आ जाएंगे, तो इतना हमारे पास में डेज आ गया, जो कि कितना है 0.57 डे आ गया। तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए है। अगर ऐसे मॉलिक्यूल देखो उनकी संख्या हज़ारों भी हो सकती है, लाखों भी हो सकती है, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए एक मॉलिक्यूल के लिए हमने देखा है, तो अगर वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का नंबर ज़्यादा होगा तो वो टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इतने ज़्यादा मूवमेंट करवाना पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होने के कारण, तो उसका रेट बहुत हाई होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा कि हम उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। अब आगे देखो, अब इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑफन सब्सटेंसेस हैव टू बी मूव्ड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। सब्सटेंसेस को हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे मूव करवाना पड़ता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होंगे और बड़ा साइज होगा तो वहाँ पे मूवमेंट उनका लॉन्ग डिस्टेंस होगा। Sometimes the sites of production and absorption and the sites of storage are too far from each other। कह रहा है कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जैसे प्रोडक्शन तो अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे शुगर बनती है ग्लूकोज की फॉर्म में, फिर जो है आगे वो वहाँ पे सुक्रोज में कन्वर्ट होती है, और फिर स्टोरेज फॉर्म जो होती है स्टार्च होती है। तो इसलिए यहाँ पे जैसे शुगर बनती है और फिर स्टोर जहाँ होती है वो अलग अलग पार्ट्स, दोनों में डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण उनका ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है। या फिर वो एब्जॉर्प्शन की बात करें, जैसे कि पानी का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है सॉइल
सॉइल से रूट के द्वारा और रूट से अपर पार्ट्स की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे भी डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है दोनों के बीच में, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ और जहाँ पे उसको पहुँचाना है एरियल पार्ट्स में। तो वो मूवमेंट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, वहाँ पे हमें एक अच्छा मैकेनिज्म चाहिए जिसके द्वारा हम ट्रांसपोर्ट करवा सकें, एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करवा सकें। और जैसे कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो चाहे और चाहे प्रोडक्शन हो रहा हो, तो जब भी डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो बच्चों उसके लिए क्या होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट काम में आएगा। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली जो है एरियल पार्ट से अदर जितने भी पार्ट्स होंगे वहाँ पे मूवमेंट करवाने के लिए सब्सटेंसेस का, और साथ में जो वाटर मिनरल्स का रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ ले जाने के लिए वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वुड नॉट स्पीस। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है सफिशेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के मेथड है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे। स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकम necessary so as to move substances across long distances and at a much faster rate। कह रहा है कि यहाँ पे एक स्पेशल सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, नेसेसरी उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि जो सब्सटेंसेस को मूव करवाना है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे और उनको हमें फास्टर रेट पे भी तो मूव करवाना है, तभी तो वो पहुँच पाएंगे। क्योंकि डिमांड बहुत ही वहाँ पे क्विकली है, हाई है, तो इसलिए वहाँ पे अगर जितनी जल्दी डिमांड रहेगी तो वहाँ पे रेट भी फास्ट होना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय ए मास और बल्क फ्लो सिस्टम। तो देखो वाटर मिनरल्स तो रूट की तरह एब्जॉर्ब होते हैं, ये पता लग गया आपको। फूड फोटोसिंथेसिस में जो है सिंथेसाइज होता है जो लीव्स के द्वारा, ग्रीन पार्ट्स के द्वारा, और उसको स्टोरेज ऑर्गन तक पहुंचाना होता है, जितने स्टोरेज ऑर्गन है वहाँ तक, भाई मास और बल्क फ्लो सिस्टम। और इसको हम किससे मूव करवाते हैं? मास और बल्क फ्लो सिस्टम। जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर, वहाँ पर भी मैंने इसके बारे में बताया था कि मास और बल्क फ्लो सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम बात कर चुके हैं जो है मास फ्लो एंड बल्क फ्लो सिस्टम। और देखो मास फ्लो क्या होता है कि मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क और इन मास से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो मास फ्लो क्या था कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होता है। इन मास का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जिन दो पॉइंट्स के बीच में हो रहा है वहाँ पे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है? प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। प्रेशर डिफरेंस के बिना ये मास फ्लो या बल्क फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। जिन दो पॉइंट्स के बीच में मास फ्लो होना है तो वहाँ पे उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा, तभी मोमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होगा। तो ये डेफिनेशन है कि मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क और इन मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द टू पॉइंट। अगर ये डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ये डेफिनेशन बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। इवन ये बोर्ड के अगर आप एग्जाम दे रहे हो बच्चों 12th क्लास के, तो वहाँ पे 12th क्लास के एग्ज़ाम में तो ये आएगा नहीं, तो 11th के अगर बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप वहाँ पे आपको इसके बारे में लिखने के लिए मिल सकता है। अगर आपको एग्ज़ाम देने हैं स्कूल के अंदर तो आपको मास फ्लो की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, तो कंपटीशन के लिए तो आपको वैसे ही इसके बारे में समझ लेना है, वो काफ़ी है। इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो दैट सब्सटेंसेस वेदर इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन आर स्वेप्ट अलोंग एट सेम पेस। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे मास फ्लो में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो सॉल्यूशन फॉर्म में है चाहे सस्पेंशन की फॉर्म में, तो सारे के सारे जो एक ही स्पीड पे स्वेप्ट होते हैं, मतलब सबकी जो पेस है ना वो सेम पेस पे मूव करते हैं, मतलब वहाँ पे यूनिफॉर्म फ्लो होता है। तो इसका मतलब जितने सब्सटेंसेस होंगे मास फ्लो में उनकी सबकी स्पीड सेम रहेगी, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। एज इन ए फ्लोइंग रिवर, जैसे कि रिवर में आप देखते हो ना, रिवर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं रिवर के अंदर वाटर के, और उसके अलावा जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सब एक ही पेस पे मूव करते हैं, और इसी को बोलते हैं मास फ्लो। तो मास फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जितने भी वहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे एक ही स्पेस पे या एक ही स्पीड पे मूव करते हुए मिलेंगे, उसी को बोलेंगे हम मास फ्लो। अब ये डिफ्यूजन से अलग कैसे? दिस इज द अनलाइक डिफ्यूजन वेयर डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन द देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो डिफ्यूजन जो होता है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट रेट पे मूव कर सकता है।
क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि हर एक मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का वैल्यू कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट रेट पे डिफ्यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मास फ्लो में तो जो डिफ्यूजन होता है वो कांस्टेंट रेट पे होता है और यूनिफॉर्म होता है, जबकि जो डिफ्यूजन होता है वो मास फ्लो से अलग है, क्योंकि डिफ्यूजन जो हर एक पार्टिकल्स का अलग अलग रेट पे हो सकता है और उसकी वैल्यू डिपेंड करती है उस मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। तो ये डिफरेंस हो गया कि मास फ्लो डिफ्यूजन से कैसे वेरी करता है। तो यहाँ पे ठीक है, मैंने एक रिवर दिखाई है बच्चों, और रिवर में देखो मैंने वहाँ पे मूवमेंट होता दिखाया कि वाटर का। तो यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, आपको पता है कि मास फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होने के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एक तो प्रेशर डिफरेंस होगा कि जिस पॉइंट से वो जा रहा है तो दूसरे पॉइंट जहाँ पे जा रहा है उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। और साथ में दूसरा जो होगा, यहाँ पे आपको पता कि सारे मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, वो सेम पेस पे ही फ्लो करेंगे। तो इसलिए एक फ्लोइंग रिवर एग्जांपल है मास फ्लो का है या बल्क फ्लो, क्योंकि अगर रिवर के अंदर मान लो आपने कोई लीफ गिरते देखा तो वो उसी पेस पे मूव करेगा जिस पेस पे पानी मूव कर रहा है, तो उसकी भी वही पेस हो जाएगी। तो इसलिए ये एग्जांपल है मास फ्लो का। और जैसे पानी जो होगा प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब होगा फिर ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो एक मास फ्लो की फॉर्म में होगा, तो उसका पेस जो होगा जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबका एक ही रहेगा, सेम पेस पे सारे मूव करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड आइदर थ्रू ए पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, आइदर थ्रू ए पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक ग्रेडियंट को हम बोलेंगे जैसे गार्डन हॉज। गार्डन हॉज मतलब अगर सोर्स और सिंक दो चीज़ें हैं, ठीक है, तो सोर्स पे अगर प्रेशर लगने के कारण मूवमेंट होए मॉलिक्यूल का, अगर सोर्स पे प्रेशर लगने के कारण मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का, तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हाइड्रो आ गया तो इसका मतलब वाटर का ही मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए अगर सोर्स जहाँ पे है वाटर का वहाँ पे प्रेशर लगा दो और उसके बाद जहाँ सिंक जहाँ पे जाना है वहाँ पे पानी पहुँचा दो, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है गार्डन होज का, मतलब गार्डन में पानी लेके जाना है और पानी जो है स्टोर्ड है कहीं पॉन्ड में, तो वहाँ पॉन्ड पे क्या करो, पॉन्ड सोर्स ऑफ वाटर हो गया, तो पॉन्ड के ऊपर पंप लगा दो और गार्डन हाउस उससे कनेक्ट कर दो। जब उसे कनेक्ट करोगे तो सोर्स पे आपने वहाँ पे एनर्जी लगा दी, प्रेशर लगा दिया, तो उसके कारण पानी का मूवमेंट होगा पॉन्ड से गार्डन की तरफ होगा। तो अब गार्डन सिंक था हमारे लिए जहाँ पे पानी नहीं था, पानी को पहुँचाना था, तो जहाँ पे सोर्स पे लगाया तो उसके कारण अगर पानी का मूवमेंट हुआ तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे बच्चों? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो गार्डन होज जो होता है, हमने अगर प्रेशर सोर्स पे लगाया और फिर पानी का मूवमेंट हुआ तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। साथ में अब नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एग्जांपल कैसे देखेंगे, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, ये भी एग्जांपल जैसे कि सक्शन थ्रू ए स्ट्रो। मान लो आपके पास में कोल्ड जूस है, आप कोल्ड जूस पीना चाह रहे हो बोतल के अंदर से, ठीक है, तो वो आप क्या, स्ट्रो लगा दिया आपने। अब देखो सोर्स जो है वो कोल्ड जूस है, बोतल के अंदर है, और आपका माउथ जो है सिंक है। अब आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पे सिंक के लिए आपने जो है सिंक पे प्रेशर लगा दिया, ठीक है, तो सिंक पे अगर प्रेशर लगाया तो सक्शन करोगे, मतलब पुल करोगे आप। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप सिंक पे प्रेशर लगा करके और कोल्ड जूस को अगर आप ड्रिंक कर लोगे तो यहाँ पे आपने पुलिंग किया है, और पुलिंग किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पुलिंग करेंगे बच्चों तो आप क्या कर रहे हो, उसको सिंक पे प्रेशर लगा रहे हो और सोर्स पे प्रेशर नहीं लग रहा है, तो सिंक पे प्रेशर लगने के कारण भी वहाँ पे सोर्स पे कोल्ड जूस अवेलेबल था और फिर भी मूवमेंट होने लग गया उसका। अब उसका मूवमेंट होने लग गया और सिंक पे पहुंच गया, तो इसका मतलब आपने अब की बार क्या किया, एक पुलिंग फोर्स लगाया। इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब लगेगा बच्चों, अगर सिंक पे प्रेशर लगाने से, अगर सिंक पे प्रेशर लगाने से मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसी को हम बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, पुलिंग फोर्स। तो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसका एग्जांपल है, एक पुलिंग फोर्स का।
जबकि पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पुशिंग फोर्स का। वो एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पुशिंग फोर्स का एग्जाम्पल है और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक पुलिंग फोर्स का। तो आप स्ट्रो के द्वारा जब इसको ड्रिंक करोगे तो ये बन जाएगा पुलिंग फोर्स, इसको बोलते हैं नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये कब होता है बच्चों, देखो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब होगा, जब ट्रांसपिरेशन हो रहा था, जब क्या होता है ट्रांसपिरेशन, जब ट्रांसपिरेशन होगा लीड से तो पानी का लॉस होगा और वो पानी को अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगा, वो नेगेटिव प्रेशर जनरेट करेगा जो कि असेंट ऑफ सैप या अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर करवाने में हेल्प करता है। तो वो पुलिंग फोर्स होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, वो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जाम्पल है। और साथ में पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ पे गार्डन होज, जो कि आपको बताया है, जिसमें आप पुश कर रहे हो तो उसके लिए से रूट प्रेशर होता है। रूट प्रेशर एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जाम्पल है, क्योंकि पानी जो है सोइल से रूट में आता है तो रूट के अंदर आने के लिए सोइल में जो पानी का प्रेशर है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका वहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और वो पुशिंग फोर्स होता है, क्योंकि सोइल में पानी का प्रेशर ज़्यादा है और अंदर प्लांट बॉडी की जो रूट है उसमें कम है, तो इसलिए वहाँ पे पुशिंग फोर्स काम करता है। तो रूट प्रेशर एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे पुशिंग फोर्स और पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। इसके लिए बच्चों मैं आई बटन में ऊपर में ये वीडियो लगा दूंगा, मैंने अलग से पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को समझाया है, आप उस वीडियो को देख लेना, मैं उस वीडियो को आई बटन में अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसमें और क्या बचता है। Now, the bulk movement of substances through the conducting or vascular tissues of plants is called translocation। तो बच्चों ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन आ सकती है कि the bulk movement of substances through the conducting or vascular tissues of plant is called translocation। तो what is translocation, ये आपको डेफिनेशन जो है आप बता सकते हो। the bulk movement of substances through the conducting or vascular tissues of plant is called translocation। तो vascular tissues में जाइलम भी आता है जो कि पानी का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम भी आता है जो कि मेनली सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। तो इसलिए यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज में दोनों ही आ गए, तो ट्रांसलोकेशन दोनों ही हो जाएगा। अगर जाइलम से हो रहा है तो भी ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम से होगा तो भी ट्रांसलोकेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो आपने मास फ्लो की डेफिनेशन पढ़ ली और साथ में आपने यहाँ पे ट्रांसलोकेशन पढ़ लिया। डू यू रिमेंबर, अब बच्चों देखो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि डू यू रिमेंबर स्टडिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड स्टडिंग द वेस्कुलर सिस्टम। क्या आपको याद है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एनाटॉमी पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने क्रॉस सेक्शन पढ़ा होगा रूट का, स्टेम का और लीव्स का हायर प्लांट्स के अंदर, और वेस्कुलर सिस्टम भी पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पे ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, आप ये सब पढ़ चुके हो, पिछले जितना भी एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा उस चैप्टर में सारी डिटेल आप जान चुके हैं। तो ये आपको रिकॉल कर लो उसको, तो वो यहाँ पे काम आएगी आप इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, द हायर प्लांट्स की बात हो रही है मेनली। ठीक है, हैव हाईली स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज, आपको पता है जो कि कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। एनाटॉमी में ये पढ़ लिया आपने कि वेस्कुलर टिश्यू दो होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है, जो कि हायर प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। जाइलम इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली किसके लिए, वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स। तो याद रखना है कि फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स टू द प्लांट्स, मेनली जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों, एक तो वाटर का, किसका, एक तो वाटर का, दूसरा मिनरल सॉल्ट्स का जितने भी हैं जो कि सोइल से एब्जॉर्ब किए जाएंगे, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अगर वहाँ सोइल में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सिंथेसिस हो रही है तो वो भी वहाँ से एब्जॉर्ब की जाएगी, और साथ में हार्मोन्स जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो जाइलम के द्वारा मोस्टली ट्रांसपोर्ट होते हैं। और कहाँ से ट्रांसपोर्ट होंगे, रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल होता है बच्चों। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। और यूनिडायरेक्शनल का मतलब वो रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ ही रहेगा, तो इसलिए जाइलम से ट्रांसपोर्ट हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लोएम। नेक्स्ट क्या है, द फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। मेनली ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और वो लीव्स में सिंथेसिस जो होता है फूड का होता है, आपको पता है, तो वहाँ पे फूड का सिंथेसिस करेगा, जितने भी इनऑर्गेनिक होंगे वो भी साथ में वहाँ पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा वो जितने भी पार्ट्स होंगे अदर देन
जितने भी सिंथेसिस हो रहा है उसके अलावा जितने पार्ट होंगे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये मल्टी डायरेक्शनल बोला जाता है, क्योंकि इसके डायरेक्शन जो है जहाँ से बन रहा है वहाँ से ये मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल। तो फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्ट होगा बच्चों वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा। अब इसको मैंने बताया था कि बाई डायरेक्शनल भी बोल देते हैं, अगर 2 पॉइंट फिक्स करके देखोगे तो फिर उसको बाई डायरेक्शनल ही बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार सोर्स से सिंक की तरफ गया और सिंक से वापस सोर्स की तरफ आ गया सेम 2 पॉइंट्स में, तो उसको बाई डायरेक्शनल लगेगा आपको। मगर ये एक्चुअल में कैसा हो रहा है, ये मल्टी डायरेक्शनल हो रहा है। तो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल होता है। ये बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको पढ़ा दिया है, तो ये वाला वीडियो आपको मैं साथ में आई बटन में अटैच कर दूंगा। जब इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा सबसे पहला वीडियो जो था इस चैप्टर का, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मैं यहाँ पे आई बटन में अटैच कर दूंगा। ऊपर आप अपने राइट साइड के कॉर्नर पे जा करके इसको देख सकते हो आई बटन में क्लिक करके, कि वहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर क्या होता है। अब इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। अब हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन समझ लिया है, अब जितने भी वीडियो होंगे आगे उसमें हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की ही बातें करेंगे। हमने इंपॉर्टेंट जो इसमें पढ़ा कि मास फ्लो पढ़ा हमने, कि यहाँ पे मास फ्लो होता है, और साथ में हमने पढ़ा कि यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होता है। और 2 चीज़ें, एक और हमने पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ है, और साथ में नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में इंट्रोडक्शन हो चुका है। और अब हम पढ़ेंगे जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जाइलम जो वाटर और मिनरल्स और जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, और साथ में फ्लोएम जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स या फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, तो वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और कमेंट्स करके बताओ कि आपको वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा। साथ में बच्चों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।